नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कि हम लोग एल्किन में कैसे इस हाइपर कॉन्जुगेटिव या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे हम लोग एप्लीकेशन के तौर पर ले सकते हैं या फिर इसका एप्लीकेशन क्या रहा होता है एल्किन को लेकर के, ठीक है ना। तो देखो हाइपर कंजुगेशन को ही क्या कहा जाता है, सिग्मा पाई कंजुगेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड रहा होता है वो क्या रहा होता है, सिग्मा बॉन्ड रहा होता है। तो वो क्या रहा होगा, सिग्मा, और बगल में जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड है ना, इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहा जाता है। या फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, आप समझो कि यहाँ पर वो जो रेजोनेंस में जो बॉन्ड की वजह से रहा होता था ना, जैसे कि अगर हम बात कर लेना इसमें कार्बोकेटाइन में, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन में क्या रहा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा होता है। तो यहाँ पर तो कोई बॉन्ड नहीं है ना, पाई बॉन्ड तो नहीं है ना, यहाँ पर पाई बॉन्ड की वजह से कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिल रहा है ना, इसी वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलता है। क्या कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या कहा हमने कि अगर कार्बोकेटाइन रहा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा होता है, तो यहाँ पर भी तो क्या होता है, यहाँ पर जब हाइड्रोजन लगे होते हैं इस वाले कार्बन पर तब भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। बट यहाँ पर पाई बॉन्ड तो नहीं रहा होता है ना, ये पाई बॉन्ड तो नहीं रहा होता है, फिर भी यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। और बेकर-नेथन इफेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको मतलब देखा था, बेकर-नेथन नाम के साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, बेकर-नेथन इफेक्ट कहा गया है, ठीक ना। और एल्किन में सबसे सिंपलेस्ट एल्किन जो होता है, सबसे सिंपलेस्ट एल्किन क्या होता है, इथीन। सबसे सिंपलेस्ट एल्किन क्या होता है, इथीन होता है। तो अगर इथीन की बात करी जाए तो इथीन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। पहले आप क्या करोगे, एच को बाहर निकालोगे और बाद में फिर क्या करोगे, उसको कॉन्जुगेशन करवाओगे। जैसे कि हमने क्या लिया था शुरुआत में ही, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, याद करो, और फिर यहाँ पर क्या लगा हुआ था, सी एच डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही कुछ था। क्या होगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा और क्या देगा हम लोग को, यहाँ पर से इसके विसिनिटी में ही प्रेजेंट रहा होगा ये H+, और इसको अगर 1 माने, इसको 2 माने, और ये इसको 3 मान लिया हम लोगों ने, इस हाइड्रोजन को क्या मान लिया, 3 मान लिया। तो H3 जो था हमारे पास में उसको हम लोगों ने H+ बना करके बाहर निकाल दिया, जो कि उसके विसिनिटी में ही क्या रहा होगा, प्रेजेंट रहा होगा, CH डबल बॉन्ड क्या रहा होगा, CH2। बोलो ऐसा रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, ऐसा ही रहा होगा। अब ये रहा होगा तो फिर होगा क्या बताओ, मतलब अब यहाँ पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, डीलोकलाइजेशन होना शुरू होगा, कंजुगेशन होना शुरू होगा। तो ये बन गया, और इसके बाद फिर इसका जो हमारे पास में बनेगा कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, वो क्या बन जाएगा, H कार्बन और डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या रहा होगा, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH, इधर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्ट्रक्चर बन करके आ रहे हैं ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। क्या कहा जाता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना। अब अगर ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं तो फिर एक हाइड्रोजन की वजह से ये आया, तो बाद बाकी दोनों हाइड्रोजन की वजह से सिमिलरली उसी तरीके से देखने को मिलेगा। और तभी हमने एक बात कंक्लूड किया था कि क्या होगा, हाइपर अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। बोलो बात समझ में आ रही है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर हमको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करना है तो हम क्या बोलेंगे, उधर लिखना हो चुका है क्या बताओ। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखना है तो हमको क्या चेक करना होगा, सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट द अल्फा हाइड्रोजन। हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना होगा कि अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, ठीक है ना।
जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक ना। यानी कि फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो हाइपर कॉन्जुगेटिव, वही बात, ठीक ना, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है स्टेबिलिटी के साथ में कैसा रिलेशन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है ये। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बढ़ता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब आप निकाल सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है बात, कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन ज्यादा। बोलो समझ में आई बात ये। अब क्वेश्चन लिखो, जैसे कि अगर हम क्या करें ना, एल्किन दे दें आपको और कंपेयर करने के लिए कहें कि इसमें आप कंपेयर करके बताओ कि इसमें किस कौन से एल्किन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और कौन से एल्किन की स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक ना। और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्यों कहा जाता है वो तो पता है ना आपको, वहां पर लिखा था ना सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लो कि अगर क्या रहा होगा यहां पर, क्योंकि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं ना, सिग्मा और, देख लो यहां पर, देख लो इसी वाले क्वेश्चन में देख लो, यहां पर क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप विद द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इसलिए कहा जाता है, रीजन लिख लो, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप विद द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या लिखोगे आप, बिकॉज सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप विद पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो बात समझ में आ रही है। अब आप स्टेबिलिटी निकाल करके बता सकते हो, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, और एक बोलते थे ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते थे। किस वजह से बोलते थे, हमने क्या बताया उसके लिए, कि जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ठीक ना, क्या बताया, नो बॉन्ड रेजोनेंस बताया था ना। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस आपको अगर नहीं समझ में आ रहा था तो फिर से देख लो, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहां पर कार्बन अगर पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा तो इसके पास क्या रहा होगा, वैकेंट ऑर्बिटल रहा होगा। क्या बोल सकते हैं हम, वैकेंट पी ऑर्बिटल रहा होगा। क्या रहा होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल। और इसके बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, यही तो क्या कर रहा है हमारे पास में, कॉन्जुगेशन कर रहा है ना, यहीं से H प्लस निकलेगा, यहीं पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज जिस जो हमारे पास में पी ऑर्बिटल है उसके साथ में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो रेजोनेंस ही तो कंडीशन आ जाएगी ना। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है ही नहीं, फिर भी यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, आएगा ना, क्योंकि जैसे यहाँ से H प्लस निकालोगे आप तो इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर ओवरलैप कर जाएगा, है ना। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही। तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए, कि जितने ज्यादा क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी रही होगी। बोलो मिटा दो इधर। अब देखो इसके बाद
हाँ तो हाँ दे रहा हूँ ठीक है, देख लो। देखो जैसे कि क्वेश्चन में क्या ले लिया हमने, एक एल्किन जो है ना कुछ इस तरीके से ये है, ये एक कंपाउंड है ए, एक दूसरा कंपाउंड ले लिया हमने कुछ इस तरीके से, यहां पर ये है ये, ठीक है ना, ये कंपाउंड क्या है, बी है। और एक तीसरा कंपाउंड है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, लेट सपोज इसको हम क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, सी। तो अब बताओ इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा होगा। तीनों ही आपको एल्किन दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा हाइड्रोजन, क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, इसके बगल में आप बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे यहां पर, इसमें इसमें 6 होंगे ना। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या निकल कर क्या आएगा, ए बी और फिर लास्ट में क्या आएगा, सी आएगा, बोलो आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दो, मिटा दूं रे, या फिर वहीं पर हो जाता, बट देख लो। ये एक है, ये एक है, बोलो बोलो रे, कौन पिटाई कर रहा था रे उसका, ऐसा कुछ है। ये तीन कंपाउंड से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन को। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बोलो आप कंपेयर कर पाओगे, आप देखो इसमें निकालो आप अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन निकाला आपने, कितना निकल के आ रहा है बताओ, अल्फा हाइड्रोजन किसमें कितना निकल के आ रहा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, ये अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या है, अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, 6। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, और तो अब स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे, है तो एल्किन ये भी, तो आप इनमें कैसे कंपेयर करोगे। तो देखो इसमें होता क्या है कि अगर हम बात करें ना फर्स्ट वाले केस में, सब में आप क्या बनवाओ ना, कार्बोनाइन बना लो, क्या बना लो, कार्बोनाइन। आप सोचो कि अगर मेरे पास यहां पर से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां पर से हाइड्रोजन जब निकलेगा तो क्या बनेगा, यहां पर जब यहां पर हाइड्रोजन से निकलेगा तो यहां पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। यहां पर से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। यहां पर से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकाला आपने और नेगेटिव चार्ज डेवलप किया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर, कर दिया आपने, फिर क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, यानी कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, बोलो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है ओवर द पाई बॉन्ड। तो ये फिर से अगेन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर गया, पाई बॉन्ड यहाँ पर गया, बोलो जाएगा ऐसा ही। अब जैसे ही आप ये कर पा रहे हो तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके पास में कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, बोलो आएगा, छोटा हो गया।
तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आया, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। बोलो इसमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। सिमिलरली इसमें भी आप देख लो कि यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, सॉरी यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बोलो आएगा, आएगा कि नहीं? तो ये इनके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन करके आएंगे, आपको मिलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब जैसे ही ये होगा तो होगा क्या, आप देख लो कि यहाँ पर हमारे पास में ये कौन से डिग्री का कार्बन आयन है, ये कौन से डिग्री का कार्बन आयन है, ये डिग्री कितनी है इसकी, इस कार्बन की 1 है ना, एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो ये है 1 डिग्री कार्बन आयन। ये कौन से डिग्री कार्बन आयन है, 2 डिग्री कार्बन आयन। और हम लोगों ने कब से बात करते आया है इसके बारे में कि कौन से डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बन आयन कौन सा डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल था, 1 डिग्री था ना, 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल था। इंडक्टिव के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने बात किया था ना, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को, क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है उसके पास। तो अगर एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री कब होगा, तीनों तरफ जब हमारे पास में एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, यानी कि कार्बन से अटैच रहा होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा मिलेगा, एक जगह पर चार्ज इकट्ठा होगा कहा था ना हमने। जबकि चार्ज का क्या होना चाहिए, डिस्पर्जन होना चाहिए, डिस्पर्जन होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और एक जगह इकट्ठा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो उस जगह पर एक जगह पर इकट्ठा हो रहा होगा, किस केस में, 3 डिग्री कार्बन आयन वाले केस में। बट 1 डिग्री वाले में क्या हो रहा था, सबसे कम इकट्ठा हो रहा होता है, ठीक है ना, मतलब सबसे कम इकट्ठा, हाइड्रोजन तो कुछ नहीं देने वाला है ना। तो 1 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो फोर श्योर बात है कि ये वाला जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि अगर हम इसको ए बोले थे तो स्टेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा हमारे पास में, मैक्सिमम होगा, स्टेबिलिटी ऑफ ए सबसे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं बी और सी की। बी और सी में तो दोनों में ही 2 डिग्री आ रहा है, 2 डिग्री कार्बन आयन आ रहा है। जब हम कॉन्जुगेशन करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 डिग्री कार्बन आयन आ रहा है, दोनों में ही 2 डिग्री कार्बन आयन आ रहा है। अब दोनों में ही अगर 2 डिग्री कार्बन आयन आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे नेक्स्ट, किससे कंपेयर करेंगे। तो देखो आगे चल के स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे हम लोग, एक होता है सीस आइसोमर और दूसरा होता है ट्रांस। फिलहाल आप ये समझो कि डबल बॉन्ड के मतलब डबल बॉन्ड की तरफ जो हमारे पास में ग्रुप लगे हुए होते हैं ना, उसके लिए कंडीशन रहा होता है, ठीक है ना, कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो हमारे पास में यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आप इसको देख लो, थोड़ा सा हल्के में देख लो कि यहाँ पर क्या रहा होगा, CH3 रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ पर CH3 था और इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। यहाँ पर क्या था, CH3 था, इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा, इधर CH3, इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा, ऐसे ही रहा होगा। तो ध्यान रखना कि ये जो सेम तरह के ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस CH3 को पकड़ो और यहाँ पर जो CH3 ना उसको पकड़ो। आप था ना, यहाँ पर CH3 ही था, वहां पर से हाइड्रोजन हटाया तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है वहां पर। तो ये CH3 जब हमारे पास में ऑपोजिट रहे होंगे बोलो, या फिर इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, इनके कंपैरिजन में यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सेम साइड पर है, यहाँ पर क्या है, सेम साइड पर है। बोलो सेम साइड पर है या नहीं, इस वाले केस में क्या है, सेम साइड पर है, इस वाले केस में क्या है, सेम साइड पर है, इस वाले केस में ऑपोजिट साइड पर है। और एक कंडीशन रही होती है सिस ट्रांस आइसोमर देखने के लिए, और एक कंडीशन रही होती है, वो कंडीशन क्या रहा होता है कि ये जो टर्मिनल वाले कार्बन है ना, ये जो टर्मिनल मतलब क्या, मतलब जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, यानी कि डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम है, क्या कहा हमने, डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम है उन पर दोनों ग्रुप क्या लगे होने चाहिए, अलग अलग। यानी कि अगर हम बात करते कि इसमें आप बताओ कि मतलब सिस ट्रांस कौन सा होगा, यानी कि ये हाइड्रोजन है और इधर हमारे पास में CH3 रहा होता, इधर क्या रहा होता, CH3 रहा होता, और यहाँ पर रहा होता। तो फिर ये अगर ऐसा कुछ रहा होता तो यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, ठीक ना। यहाँ पर हमारे पास में CH3 है और यहाँ पर हम मतलब इसमें सिस ट्रांस आइसोमर की बात आएगी ही नहीं इसकी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्या कहा कि ये जो टर्मिनल पर यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर जो ग्रुप लगे होंगे ना, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। ये दोनों क्या हो चुके हैं यहाँ पर, सेम, ये दोनों यहाँ पर क्या है, सेम। तो यहाँ पर सिस ट्रांस की बात
नहीं आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? और बहुत अच्छे से बात करेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में, ठीक ना? कहां पर बात करेंगे? आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है? यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जब बात कर रहे होंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल आप ये समझो कि ट्रांस ये है और सिस ये है, ठीक ना? ये क्या है? ट्रांस है, और ये क्या है हमारे पास में? सिस है, ठीक ना? सिस मतलब जस्ट लाइक टब लाइक शेप है ना हमारे पास में, और इसको आप किसकी तरह इमेजिन कर पा रहे हो? चेयर की तरह, ठीक है ना? इमेजिन कर पा रहे हो आप? तो अगर टब के ऊपर टब रखते जाओगे ना, उनके बीच में देखना स्पेस क्या होता जाता है? बढ़ते जाता है। वैकेंट स्पेस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होते जाएगी, ठीक है? और इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। या फिर अरेंजमेंट आप देख लो, अरेंजमेंट किस में ज्यादा अच्छा होगा? इसमें ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं? बोलो अच्छा होगा ना? चेयर की ही बात कर रहा हूँ। चेयर जब आप रखते जाओगे, चेयर रखते जाओगे, तो फिर उनके बीच में जो गैप बचेगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा। वेरेज अगर टब शेप को लोगे तो टब शेप में क्या हो जाएगा हमारे पास में? बीच में गैप क्या हो जाएगा? दो टब के बीच का गैप को इमेजिन कर लो आपने, अगर दो टब को बीच में रखा है तो उनके बीच में क्या होता है? गैप काफी ज्यादा रहा होता है, तो वहां पर हमारे पास में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहा होगा? कम रहा होगा, है ना? तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? ट्रांस की। या फिर आप देखो कि यहां पर रिपल्सन को भी लेकर के कंपेयर कर सकते हो। किसको? रिपल्सन को। इनके ये जो बल्कि ग्रुप है इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। डिस्टेंस ज्यादा तो रिपल्सन कम, और रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया? कम। डिस्टेंस कम तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो यानी कि सी का क्या होगा? सबसे कम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? बी। बी क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये क्या है? ट्रांस है, ट्रांस एल्कीन है, इसी वजह से ये क्या है? सिस है। इसी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये ट्रांस की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर रिपल्सन बल्कि ग्रुप के बीच में जो ग्रुप लगे हुए हैं ना एल्कीन पर, उनके बीच में रिपल्सन कम है, और जो सिस है उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा है, और ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम। बोलो बात समझ में आई ये या नहीं आई? आई ना? नोट करो। व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस एल्कीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वाले में आप तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करो और आप निकाल लो। तो यहाँ पर क्या रहा होगा? 2 हाइड्रोजन रहा होगा। यहाँ पर क्या रहा होगा? 2 हाइड्रोजन रहा होगा। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर 3 रहे होंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो टोटल कितने हो गए? 10। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हो गए 2, यहाँ पर हो गए 3 और यहाँ पर 2। तो बताओ कितने हो गए रे? 7। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आप बता सकते हो इजीली? तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल के आएगा? बी का सबसे ज्यादा, सी, फिर उसके बाद में ए। बताओ इसमें बता सकते हो? आइसोब्यूटीन, 2 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन। आइसोब्यूटीन हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका स्ट्रक्चर आप बना पाओगे? ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है ना इसका है ही नहीं। किसका है? नोमेनक्लेचर का है ये क्वेश्चन बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना? अगर नोमेनक्लेचर आता है तो स्ट्रक्चर बना लोगे आप, और स्ट्रक्चर बना लोगे तो आप अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लोगे, और अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेशन कर लिया आपने तो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल के आ गया। तो आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में CH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या रहा होगा यहाँ पर? CH3। आइसो है ना, 4 है तो क्या हो गया? ब्यूटीन हो गया, ठीक ना? तो ये होता है आइसोब्यूटीन। 2 ब्यूटीन बोल रहा है मतलब 4 कार्बन का कार्बन चेन बनाओ पहले, बनेगा? छूट गया है? अच्छा एक हाइड्रोजन नहीं होगा, सॉरी। इसमें देखो 2 ब्यूटीन मतलब सेकंड पोजीशन पर रहा होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और इधर क्या रहा होगा? 3 हाइड्रोजन। बोलो रहा होगा? 1 ब्यूटीन में कैसा रहा होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या रहा होगा? CH3। बोलो रहा होगा ऐसा ही? तो अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना लिए तो आप फिर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कर सकते हो आप।
यहाँ पर बताओ ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं, ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर से 3 आ गए, यहाँ पर से कितने आ गए 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ पर कितने आएंगे, यहाँ पर से 3 आएंगे, यहाँ पर से 3 आएंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 मिनट, हाँ 6, कोई दिक्कत ना है, तो भी निकाल लोगे आप, निकाल लोगे ना। अभी तो बताया था दूसरा बाईपास वाला तरीका क्या है, आप नेगेटिव चार्ज निकालो, है ना, H प्लस को निकाल दो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेकर के आओ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, तो रेजोनेंस के बाद भी यानी कि कॉन्जुगेशन के बाद भी, रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन के बाद में भी जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पर आ रहा है बताओ, यहाँ पर CH2 रहा होगा डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर क्या रहा होगा CH2, इस पर क्या रहा होगा नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या रहा होगा CH3, बोलो ऐसा रहा होगा ना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये 1 डिग्री कार्ब एनाइन है, ये क्या है 1 डिग्री कार्ब एनाइन यहाँ पर मिल रहा है हमें, लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज जब कॉन्जुगेशन में जाएगा तो कितने डिग्री है कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो कितने डिग्री कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर से बाहर निकलेगा कि नहीं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर पहली बात कितने निकल के आएंगे बताओ, अल्फा हाइड्रोजन कितने निकल के आ रहे हैं यहाँ पर 2, तो फोर श्योर बात है कि सबसे कम स्टेबिलिटी तो इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है सबसे कम है, अल्फा हाइड्रोजन इज द ओनली 2, ठीक ना। यहाँ पर जो कार्बन आयन वाला फैक्टर लग रहा है वो तो इंडक्टिव वाला फैक्टर है, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करी ही नहीं जाती है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे कम तो किसका होगा, सी का सबसे कम होगा। अब ए और बी में, ए भी नहीं दिया है ना, चलो ए भी दे देते हैं, या फिर आप कंपाउंड का नाम लिखते हुए कर लो, कोई दिक्कत ना है। तो बताओ ए और बी में कौन ज़्यादा होगा, ए, यानी कि सबसे ज़्यादा ए होगा, फिर उसके बाद बी, और सबसे कम सी आएगा। बोलो बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना होता है। अब मान के चलो कि ये जो 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन 2 तरह से हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये इस कार्बन को पकड़ो, देखो इस कार्बन पर देखो तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, और इधर हमारे पास में सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से इधर हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। बोलो, तो अगर सेम साइड होंगे मिथाइल ग्रुप तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर, और अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस आइसोमर। तो अगर दोनों अगर सिस ट्रांस में दिया गया होगा तो फिर सिस का स्टेबिलिटी कम होता है एज कम्पेयर टू द ट्रांस, ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। बोलो क्लास में कोई डाउट, कोई समस्या, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, इन सब की बात करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।